नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो ईबीएस की प्रैक्टिस है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली प्रैक्टिस है दोस्तों। ये प्रैक्टिस नंबर 4 है दोस्तों, और इसमें जितने भी प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं इसमें टॉप 30 प्रश्न इसमें मैंने शामिल किए हुए हैं, और ये टॉप 30 प्रश्न जो है दोस्तों एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी पे बेस्ड प्रश्न है दोस्तों, और ये लाइव वीडियो है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इनमें जो प्रश्न है दोस्तों वो परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न है, और तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लाइव जुड़े। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए जीवों के समूह, नीचे दिए गए कुछ जीवों के दोस्तों समूह दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि श्रेष्ठ दृष्टि यानी जिनकी देखने की जो दृष्टि है वो क्या है, श्रेष्ठ है, तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्या मधुमक्खी है, मच्छर है, तितली है, बाघ है, तेंदुआ है, सांड है, सांप है, रेशम कीट है, छिपकली है, चील, गिद्ध, बाज। बताइए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 4 गुना कौन देख सकता है, चील, बाज और गिद्ध दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन तीनों की आप देखिएगा कान कितने होते हैं, 2 होते हैं, पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, ये जो गिद्ध है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों छिपकली और सांप की, ये क्या है, सरीसृप प्रजाति के जीव है दोस्तों। सांप जो है भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक आपका करैत होता है, यहां लिख दे रहा हूं, करैत होता है, अफाई होता है, दुबोइया होता है, और एक आपका नाग होता है। ये जहरीले सांप है दोस्तों। ये जो जहरीले सांप है ये भारत में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। बताइएगा इसमें आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे के जो दांत होते हैं वो जिंदगी भर, पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बिल्ली है, गिलहरी है, सांप है और बाघ है। तो बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि बाघ जो होता है ये क्या है, 29 जुलाई को दिवस मनाया जाता है, बाघ दिवस। ठीक है दोस्तों। और बाघ जो है मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देख सकता है दोस्तों। वो कैसे, क्योंकि बाघ के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, कान 2 होते हैं, तो ये 6 गुना अधिक देख सकते हैं दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों गिलहरी की। तो गिलहरी जो है इसके दांत जो है पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और गिलहरी के दांत जो है पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, और ये इसीलिए अपने दांतों को कुतरती रहती है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं दोस्तों, और सांप जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। घटपर्णी पौधे से रिलेटेड प्रश्न है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका घटपर्णी पौधा है इसको हम निफेथिन्स भी कहते हैं, निफेथिन्स भी कह सकते हैं दोस्तों। तो बात एक ही है, चाहे घटपर्णी कह लो चाहे निफेथिन्स कह लो। इसका ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, बताना है कि घटपर्णी जो पौधा है वो किस प्रकार का पौधा है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए आकर्षित तो करता है, बट उच्च तारत्व की ध्वनि नहीं निकालता है, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। घटपर्णी का मुंह छोटी छोटी कटीलियों से ढका होता है, एकदम गलत हो गया। ये भी भारत में नहीं पाया जाता, पाया भी जाता है, ये भी गलत हो गया। कीड़े मकोड़ों और मेंढकों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है,
ये वाली बात तो सही होगी, कहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, खा जाता है, यानी अपना भोजन बना लेता है दोस्तों। एक बात और, जो घटपर्णी पौधा जो होगा ये कहाँ उगता है, जहां नाइट्रोजन गैस के क्या होगा, अभाव होगा। अभाव का मतलब जहां नाइट्रोजन की कमी होगी, तो जहां नाइट्रोजन की कमी होगी वहां ये क्या होगा, पौधा उगेगा दोस्तों। और कीड़े मकोड़ों को इसलिए खा जाएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन की जो कमी होगी उसमें पूर्ति कर लेता है। कीड़े मकोड़ों मेंढकों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है और जो भी नाइट्रोजन की कमी होती है उसको पूरा कर लेता है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन शेयर एक बार जरूर करें। देखिएगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अब प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है, बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जब तक मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ता हूं दोस्तों, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़ना है और उस पशु का नाम आपको बताना है, पशु को पहचानना है। तो बताइए, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। समझ चुके हैं सभी लोग? तो कमेंट करके एक बार उत्तर भी बता दो। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है दोस्तों। और यह लगभग 8 वर्षों तक जीवित रहता है, यानी इसकी जो आयु है वो 40 वर्ष है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए? क्या गेंडा होगा, चिंपैंजी होगा, लंगूर होगा या स्लॉथ होगा? तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है गेंडा दिवस जो है कब मनाते हैं, 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाते हैं दोस्तों, 22 सितंबर को। तो ये वाली बात पहले आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और एक सींग का गेंडा कहां पाया जाता है, ये आपका असम में पाया जाता है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों स्लॉथ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लॉथ जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और भी मैं इसके बारे में बता दूं, जो स्लॉथ है दोस्तों यह दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। तो यहां लिख लो, ये क्या है, आलसी जानवर है। और एक बात और इसके बारे में लिखनी है कि आलसी जानवर होने के साथ साथ यह एक अच्छा तैराक भी है। यह क्या है, एक अच्छा तैराक है। और एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, जो इसमें नहीं दी गई है, इसमें कहा गया है कि वृक्ष पर उल्टा लटक के सोता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लेकिन ये हफ्ते में एक बार मलमूत्र के लिए पेड़ से नीचे भी उतरता है। तो ये क्या है, पेड़ से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये हफ्ते में एक बार मलमूत्र के लिए नीचे जरूर उतरता है। तो इसके बारे में ये पूरी डिटेल थी दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि रोनाल्ड रॉस जो एक वैज्ञानिक हैं, इनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में एक नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या शोध करने के लिए मिला था वो आपको बताना है। बताइए, डेंगू मच्छर से फैलता है, क्या ये शोध किया था? बट फैलता तो है। मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग मच्छर से फैलता है। तो मैं आपको बता दूं, डेंगू मच्छर से फैलता है, सही है, बट इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो इसलिए नहीं मिला। वो किस लिए मिला है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है दोस्तों, चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलता है। बट इन्होंने शोध किसका किया था? इसी का किया था, इसलिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बात और आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार मच्छर के अंदर ताक झांक किस वैज्ञानिक ने की थी? वो भी आपके रोनाल्ड रोस ने ही की थी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, प्लेग जो है चूहों से फैलता है, ये करेक्ट है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि रेबीज जो बीमारी है ये किससे फैलती है? रेबीज जो रोग है ये किससे फैलता है दोस्तों? तो कमेंट करके मुझे एक बार बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सिंकोना पेड़ किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है दोस्तों? सिंकोना नामक एक पेड़ है जिसमें क्या होता है, उसका प्रयोग जो है मलेरिया के दवा के रूप में करते हैं। बट पेड़ में तो बहुत सारे भाग होते हैं,
जड़ भी होती है, छाल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, बीज भी होते हैं। किसका करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। क्या हो जाएगा? बीज, वो सॉरी छाल जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये, आया हुआ प्रश्न है, सांप के बारे में है। अब आपको ये तो पता है ये कि भारत में सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों। और सांप के 2 खोखले दांत होते हैं इस तरीके के, जिनमें से वो क्या है, जहर को पहुंचाने का काम करते हैं। और इन जहर पहुंचाता है तो इसी के लिए इस दांतों को क्या कहा जाता है? विषदंत कहा जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सांप को काटने की जो दवा होती है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? सीरम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है, सांप के जहर से, सांप के जहर से बनाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, एक बार शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। अब प्रश्न नंबर 8 में देखिएगा क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला है, जहरीला नहीं है। अब आपको नेगेटिव वाला बताना है कि इनमें से कौन सा जहरीला नहीं है। तो मैंने आपको बताया था 4 पाए जाते हैं, दोबोइया भी जहरीला है, अफाई भी जहरीला है, करैत भी जहरीला है, और एक और होता है नाग, ये भी क्या है, जहरीला है। बट अजगर शैल जो है वो जहरीला नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और सांप जो है वो अपना भोजन किस प्रकार करता है ये आप बताइएगा? निगल कर करता है। कैसे करता है? निगल कर करता है। और अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि रेबीज जो रोग है वो किससे होता है, तो आपको यहां लिखना है कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, कुत्ते के काटने से। तो ये आपको यहां लिख के रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बताइएगा, इसमें आपसे कहा गया है वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में क्या प्रयोग होता है दोस्तों? तो क्या प्रयोग होता है बताइएगा? फीता कृमि होता है, जोंक होता है, केंचुआ होता है, या अंकुश कृमि होता है? तो क्या होता है दोस्तों? केंचुआ जो है प्रयोग होता है दोस्तों। और केंचुए को ही क्या बोलते हैं? किसान का मित्र कहते हैं, किसान का मित्र केंचुए को कहते हैं, और सांप को भी कहते हैं। किसान का मित्र किसे कहते हैं? सांप और केंचुए को कहते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, एक बार शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े। बात करते हैं दोस्तों पश्मीना शॉल। पश्मीना जो शॉल नहीं, ऊन, पश्मीना जो ऊन है वो किस जानवर से मिलती है दोस्तों? भेड़ से मिलती है, ऊंट से मिलती है, बकरी से, या शेर से? बताइएगा किससे मिलती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बकरी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का मुझे बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर 11 का। 11 में आपसे बोला गया है अधूरे जले जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो जलाया गया हो बट वो कैसा जला हो? अधूरा जला हो, जिसमें से धुआं निकले। तो आपको बताना है कि कौन से ईंधन से फैलता है? अधूरे जले ईंधन से फैलती है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड फैलती है? बताइएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे सीओ कहते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 होता है। आपको यह बताना है कि अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से कौन सी गैस निकलती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं? दम घोटू गैस भी कहते हैं, दम घोटू गैस भी कहते हैं दोस्तों। और ये गैस वाहनों से भी प्राप्त होती है, यानी वाहनों के चलते हैं जब वाहन, तो उसके साइलेंसरों में से कौन सी गैस निकलती है? दम घोटू यानी CO गैस निकलती है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं
प्रश्न नंबर कहां रह गया, प्रश्न नंबर 12। अब प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। तो 12 की जब बात करेंगे तो 12 आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा बड़ा कर दिया था, अब ठीक है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 12 वाले का। तो बताइएगा क्या होगा। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त जो तकनीकी होती है, जिसमें संकीर्ण नालियां यानी छोटी छोटी नालियां होती हैं, पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, और वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। क्या नैनो सिंचाई कहलाती है, माइक्रो सिंचाई कहलाती है, फेमटो सिंचाई कहलाती है, या ड्रिप सिंचाई कहलाती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका ड्रिप सिंचाई है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। 13 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जिन पौधों में निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। बताइएगा, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, क्या अमरबेल है, क्या सूरजमुखी का पौधा है, कैक्टस का पौधा है, या गटपर्णी का पौधा है। तो मैं आपको बता दूं वो पौधा क्या है, गटपर्णी का पौधा है दोस्तों। ये कहां उगता है, जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उगते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन की कमी जहां होगी वहां उगेगा। इसी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, निफेथीन्स भी कहते हैं दोस्तों, निफेथीन्स भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बताइएगा 14 वाले का, इसमें आपसे बोला है वर्षा के पानी को भविष्य में प्रयोग करने के लिए, वर्षा का जो पानी होगा उसको भविष्य में प्रयोग करने के लिए संचित करना, संचित यानी इकट्ठा करना कहलाता है। बताइएगा क्या कहलाता है। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना कहलाता है, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन करना, या वर्षा के पानी का संचयन करना। तो ये जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संचयन का मतलब क्या होता है दोस्तों, संचित करना होता है दोस्तों। तो क्या होता है इसका आंसर, संचित करना होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो एक बार शेयर जरूर करें, अगर मेरा ये आपको प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, देखिए मलेरिया भी मच्छरों से फैलता है, डेंगू भी फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है, बट निमोनिया जो है मच्छरों से नहीं फैलता है दोस्तों। तो क्योंकि ये क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। ये आपका मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ और चिकनगुनिया, ये आपका किससे फैलता है, मच्छरों से फैलता है। यानी बी वाला देखो इसमें भी है, ये गलत हो गया, केवल ये होगा नहीं, सी होगा नहीं। जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ए यानी मलेरिया भी फैलता है, डेंगू भी फैलता है और चिकनगुनिया भी फैलता है दोस्तों। चलिए ना आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों को रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त चुनाव करना है। अब बताइएगा, रचनात्मक उनका आकलन होना चाहिए, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात, जो वस्तुएं डूबती हैं और तैरती हैं उनकी सूची याद कराना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये नेगेटिव वर्ड होता है। एक आपका याद करना, गृह कार्य देना, गृह कार्य ये भी नेगेटिव वर्ड है। दत्त कार्य भी इसे बोलते हैं, दत्त कार्य ये भी नेगेटिव वर्ड है। व्याख्या देना ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। परिभाषा ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित करना ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो देखिएगा परिभाषा यहां दे दी है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। और डूबने और प्रश्न पूछना ये भी गलत हो जाएगा। वैसे ये भी ठीक है और ये भी सही है, क्योंकि यहां बात हो रही है क्रियाकलाप देना,
क्रियाकलाप करना, तो ये वाली बात भी सही है, बट ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बट इससे कहीं ज्यादा ये वाला ठीक है, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट ऑप्शन है, जो आपका बी है, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां अवलोकन की बात हो रही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और बी। अब आपको बताना है, मिलान करना है। यहाँ स्थान का नाम है और यहाँ भोजन है। कौन सा भोजन कहाँ के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ दिया गया छोले भटूरे, तो छोले भटूरे कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। तो आपका 4D वाले का ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो यहीं से आपने ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, तुरंत आपको पता चल गया। तो आपने तुरंत आंसर लगा देना है, जो डी है वो करेक्ट होगा। और आगे भी देख लीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि और क्या होगा इसमें। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, गोवा का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा नारियल के तेल में बनी जो मछली होती है वो गोवा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सरसों के तेल में बनी मछली, सरसों के तेल में जो बनी मछली है वो कहां के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। सरसों के तेल में बनी मछली, सरसों के तेल में बनी मछली कहां के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है दोस्तों। जबकि आपकी नारियल के तेल में बनी मछली कहां के लिए प्रसिद्ध है, गोवा के लिए प्रसिद्ध है। केरल की बात करते हैं, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका केरल के लिए प्रसिद्ध है। और सरसों के तेल में बनी मछली ये इसमें दिया ही है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक बार शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक समूह, इसमें आपको दिया गया है कि एक समूह को चुनिए जिनका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। एक बार उसको गलाने के बाद दोबारा भी उसका प्रयोग किया जा सके। तो बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। जैसे लकड़ी की मेज, क्या इसका कर सकते हैं, एक बार बेकार हो जाएगी तो उसकी दोबारा होगा ही नहीं। इसमें पॉलिथीन बैग होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जो पॉलिथीन है वो नष्ट नहीं होती है। मोबाइल फोन भी एक बार नष्ट हो जाए तो वो दोबारा नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएंगे दोस्तों। समाचार पत्र, प्लास्टिक की बोतल इसमें दी गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। लोहे की कीलें जो है गलाने के बाद में दोबारा प्रयोग में आ जाती है। कांच की बोतल भी होते हैं, स्टील के मग होते हैं, और गत्ते का डब्बा, यानी कागज को भी रिसाइकिल किया जा सकता है दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 का। बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है। अब इसमें से कौन सा राइट स्टेटमेंट है। एक वयस्क हाथी, अब हाथी की बारे में बात हो रही है, तो हाथी जो है हमारा कैसा पशु है, विरासत वाला पशु है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पेड़ पौधों और झाड़ियों को खा जाता है, गलत। कितना खा लेता है फिर बात आती है, तो मैं आपको बता दूं 100 केजी खा लेता है, लेकिन 200 केजी नहीं खाता है दोस्तों। यहां कहा गया है अत्यधिक भारी होने के कारण, ठीक है अत्यधिक भारी होता है, यह अधिक बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं, ये एकदम गलत। अधिक आराम नहीं करते, मैं आपको बता दूं दोस्तों 1 से 2 से 3 घंटे ही सोते हैं दोस्तों, 2 से 3 घंटे ही सोते हैं, तो ये वाला वैसे ही गलत हो गया। यहां पे भी ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कि 3 महीने की आयु की हाथी के बच्चे का जो वजन होगा वो 200 किलोग्राम होता है, ये ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। और अधिकांश जो हाथी होते हैं वो औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं, गलत। अभी मैंने आपको बताया 2 से 3 घंटे सोते हैं दोस्तों। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो हाथी होते हैं उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि उनकी जो चमड़ी होती है वो काली होती है, इसीलिए जो हाथी होते हैं इनको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है दोस्तों। कीचड़ और पानी से खेलना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। अब प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा गया है देखिएगा। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से
3 राज्यों को समूह को चुन रहा है जिनके समुद्री तट कहां है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें मैप भी लिया है दोस्तों। अब आप देख सकते हो कि बंगाल की खाड़ी कहां है दोस्तों। तो इधर मैं आपको बता दूं, इधर क्या है आपका अरब सागर, अरब सागर है दोस्तों, और इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो है ये इधर स्थित है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, अरब सागर में 5 राज्य स्थित है, जिसमें से पहला क्या है, गुजरात है दोस्तों, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा ये छोटा सा गोवा है, चौथा कर्नाटक है और 5वां केरल है। जबकि बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ की, तो तमिलनाडु है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है, देखो यहां तक ये फैला हुआ है, और उड़ीसा भी है और वेस्ट बंगाल भी है। तो इतने इधर कितने राज्य हैं, 4 हैं, और इधर 5 राज्य हैं। टोटल 9 राज्य हैं जो जिनका जो समुद्री तट है वो क्या है, इधर है, ये पूरा समुद्री तट है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा है हमसे, देखिएगा हमसे इसमें क्या पूछा है, हमसे इसमें पूछा है कि समुद्री तट जो है वो बंगाल की खाड़ी पर है। जबकि मैं आपको बता दूं कि देखिएगा जो इनके समुद्री तट है वो बंगाल की खाड़ी पर किस किस के हैं दोस्तों, गुजरात का नहीं है दोस्तों, ठीक है, गुजरात का नहीं है। यहां गोवा दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये और तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु वाला सही हो जाएगा। ये जो है इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन है, उड़ीसा भी है और आंध्र प्रदेश भी है। तो देखो इसमें आंध्र प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है, और ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें केरल है। केरल जो है अरब सागर की तरफ स्थित है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, तो ये तो है, ये वाला सही है दोस्तों, उड़ीसा भी है, तमिलनाडु भी है और आंध्र प्रदेश भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक सभा में अपना परिचय देते हुए एक छात्र ने अपना एक विचार दिया है और उस विचार पर आपको चर्चा करना है। इसमें कहा है कि मैं जिस जगह से आया हूं वहां अधिकांश लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तुरंत आपने मार दिया कश्मीर। और मैं आपको बता दूं जो महाराष्ट्र है बर्ली चित्रकारी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। और गोवा में क्या है दोस्तों, बताइएगा, गोवा में क्या है, नारियल के तेल में बनी मछली जो है वो गोवा के लिए बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों। नारियल के तेल में बनी मछली, यहां लिख दे रहा हूं, नारियल के तेल में बनी मछली जो है ये गोवा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो एक फेमस स्थान बताइएगा उत्तराखंड का, वो क्या है दोस्तों, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो है ये कहां है दोस्तों, फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी कहां है, उत्तराखंड में है दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। 22 वाले का बताइएगा क्या होगा, इसमें भी विचार करना है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बहुत कम बारिश होती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो लद्दाख वैसे ही काट दो आप, और मिजोरम भी काट दो क्योंकि मिजोरम में तो बारिश के असर ज्यादा होते हैं। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं तो असम को भी काट दो, क्योंकि असम के जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं दोस्तों, ठीक है, 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो राजस्थान है वो करेक्ट हो जाएगा। और पढ़ लो, इनके घर जो होते हैं मिट्टी से पोतकर सुंदर किया जाता है, और घर की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनाई जाती है दोस्तों। और राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, जयपुर है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कुछ अभ्यारण्य है, जैसे कि मैं आपको बता दूं केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहां है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है दोस्तों। एक आपका कौन सा है, रणथंभौर है। रणथंभौर जो है ये आपका राजस्थान में है दोस्तों। तो ये आपको सरिस्का भी है, ये भी राजस्थान में है। तो काफी राजस्थान में है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। बताइएगा, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण कहां करते हैं दोस्तों। बात मैं आपको बता दूं, जो इग्लू होते हैं ये कहां होते हैं दोस्तों, ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घर हैं दोस्तों। कहां पाए जाते हैं दोस्तों,
ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घर हैं दोस्तों, जो बर्फ से बनाए जाते हैं, इनको इग्लू कहते हैं दोस्तों। और ये एस्किमो एक जनजाति है, वहां के लोग इसमें निवास करते हैं। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देती है दोस्तों। तो ये वाला चलो ठीक है, अंदर नहीं आएगी, अंदर तो आएगी बट अंदर के बाहर नहीं जाती, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बर्फ मुफ्त में मिलती है ऐसा नहीं है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही है, जरूरी नहीं है। केवल शब्द जो होता है वो सीटेट में नेगेटिव दर्शाता है दोस्तों, तब की बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद जो हवा होगी, जब उसके अंदर लोग रहेंगे तो उनकी जो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर जाने से रोकती है, और वो घर जो है गर्मी प्रदान करते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। बताइएगा, जीके का भी प्रश्न है दोस्तों। टूटा तारा, यानी जिसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं दोस्तों, ये होता क्या है बताइएगा। कोई तारा होता है, धूमकेतु होता है, उल्का पिंड होता है, या क्षुद्र ग्रह होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, उल्का पिंड होता है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है और जलने लगता है, और वही हमको जब दिखाई देता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई आपको बतानी है, कितनी है, 8600 मीटर है, यानी 8600 मीटर है, 8850 मीटर है, 8950 मीटर है, या 8990 मीटर है। बताइएगा कमेंट करके आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको माउंट एवरेस्ट है ये कहां स्थित है दोस्तों, नेपाल में स्थित है। कहां स्थित है, नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, सागर माता के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, सागर माता के नाम से जानते हैं। और ये बछेंद्री पाल है, बछेंद्री पाल जो है ये कहां की थी, बछेंद्री पाल जो है वो इस पे छड़ी थी। और ये कौन से नंबर की महिला थी जो छड़ी थी, 5वीं नंबर की ये महिला थी, जो क्या थी, पर्वत पर छड़ी थी, यानी ये पर्वतारोही महिला है दोस्तों। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8850 मीटर की क्या है, ऊंचाई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और 26 की बताइएगा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष, ये जो है राजस्थान का राजकीय वृक्ष है दोस्तों। जो राजस्थान है इसका राजकीय वृक्ष क्या है, खेजड़ी है दोस्तों। इसके बारे में एक गलत स्टेटमेंट दिया गया है, वो आपको पहचानना है दोस्तों। तो बताइएगा, यह वृक्ष रेगिस्तान में पाया जाता है, बात एकदम सही है दोस्तों। इस वृक्ष के उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बात जो है वो एकदम करेक्ट है, ये भी करेक्ट है दोस्तों। और इसमें कहा गया है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयां बनाने में होता है, तथा इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ो नहीं लगता है दोस्तों। तो ये भी बात ठीक है। अब पढ़ते हैं तीसरा वाला, यह वृक्ष अपने तने में जल संचित नहीं करता है दोस्तों, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। इस जो स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक का जो है स्टेटमेंट है दोस्तों। किसका है, रेगिस्तानी ओक का जो है ये स्टेटमेंट है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसके तने में क्या होता है, जल संचित होता है। जब यहाँ के स्थानीय लोगों को जल की आवश्यकता होती है तो छोटा सा उसमें छिद्र करके पाइप लगाकर जल की ले लेते हैं वो वहां से, ठीक है। तो आपका इसमें से यही वाला गलत था। और जब ये गलत था दोस्तों, ये वाला गलत था, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि आपसे नेगेटिव वाला पूछा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। अब 27 वाले का राइट ऑप्शन मुझे बताइएगा दोस्तों क्या होगा। बताइएगा 27 वाले का, इसमें कहा गया पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, विद्यार्थियों को सूचना देना ही उद्देश्य नहीं है दोस्तों। विद्यार्थियों को कार्य पत्रक देना, यानी कार्य करने के लिए कोई पत्र देना जिसमें वो कार्य कर सके। गृह कार्य नेगेटिव, मैंने अभी अभी आपको बताया था। विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या देना, अवसर देना, एकदम पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा यही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। अब 28 वाले का मुझे बताइएगा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के
सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? बताइएगा। इनमें से 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे ज्यादा आप पर्यावरण किस संसाधन से सीखेंगे? क्या आपको सिर्फ दृश्य दिखा दिया जाए, कार्य पत्रक दे दिया जाए, पर्यावरण शिक्षा की पुस्तक दे दे और ये लो सीख लो, तो आप नहीं सीख पाएंगे ऐसे। क्या किसके माध्यम से? कविताओं और कहानियों के माध्यम से आप जब सीखोगे तो आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी दोस्तों, और वो जिज्ञासा से आप क्या होंगे? सीख जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो आपके मन में क्या होगी? कल्पना शक्ति। कहानी जब सुनोगे तो आपके अंदर क्या होगी? कल्पना शक्ति भी विकसित होगी दोस्तों, तो आप सीखने के लिए जिज्ञासु हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? जो ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। 29 का बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? बताइएगा इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है? इसमें आपसे क्या पूछा है? पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? इसके अलावा। इसके अलावा कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। तो देखो, संसार के मानचित्र एक पाठ्य पुस्तक है, तो ये तो गलत हो गया। विज्ञान की प्रयोगशाला भी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आती है। पठन सामग्री पाठ्य पुस्तक, बट एक जो समुदाय के सदस्य के द्वारा जो सीखते हैं वो क्या होते हैं? पाठ्य पुस्तक के अलावा होते हैं, अतिरिक्त होते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की दोस्तों, और इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? बताइएगा। आनंद लिया जाता है तो बताइएगा इनमें से। पेपर पेंसिल परीक्षण गलत हो जाएगा। मौखिक प्रश्न पूछेंगे, ये भी रॉन्ग होगा। पेपर पेंसिल परीक्षण ये भी रॉन्ग है। क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। इसमें क्या होता है? बच्चे की जितनी भी एक्टिविटी होती है, गतिविधियां होती हैं, वो सभी इसमें लिखा जाता है। कब बच्चा कितने नंबर लेके आ रहा है, कितना उसने इतने अच्छा पहले से अच्छा कार्य किया है, ये सब क्या होता है? पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।